नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज से एक नए टॉपिक की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है राजस्थान का एकीकरण, है ना। प्रजामंडल आंदोलन हम बढ़िया तरीके से पढ़ चुके हैं विद्यार्थियों। बढ़िया से उसको आप पढ़ाई करना, लगातार उसको बार बार रिवाइज करना और पिछले साल के पेपरों का भरपूर प्रयास करना, अभ्यास करना और कोई टेस्ट सीरीज और ज्वाइन कर लेना लास्ट में जाके। तो फिर आपको जो है फिर और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की हेडिंग में डालता हूँ राजस्थान का एकीकरण, और इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं ना, राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, राजस्थान का एकीकरण। देखिए विद्यार्थियों, इस टॉपिक के साथ ही हमारा राजस्थान वाला पोर्शन पूरा हो जाएगा। राजस्थान की कला और संस्कृति को आप अपने स्तर पर देखना, और राजस्थान के मैंने कुछ जो छोटे राजवंश हैं वो भी छोड़ दिए हैं, क्योंकि उसमें से एक आधा सवाल फंसता है और क्लासें करीब 40-50 क्लासें और बनती, 40-50 नहीं तो 30 से तो कम नहीं बनती, और मुझे लगता है 40-50 भी बन सकती थी, क्योंकि छोटे छोटे भी कई सारे थे। ठीक है, लेकिन उनको आप, मेरी पुस्तक आ रही है प्रिंटिंग पे, चली गई है अब, है ना। अब बस मैक्सिमम लास्ट 10 दिन, मतलब आप नए साल के जो प्रथम सप्ताह होगा उसमें आपको पुस्तक मिल जाएगी, है ना। तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर है। और नई साल का जो लगभग पहला संडे होगा उसको अपना टेस्ट भी ले लिया जाएगा, तो टेस्ट का शेड्यूल आपको कल शायद मिल जाएगा। ठीक है, कल मिल जाएगा। तो आप बढ़िया तरीके से जो है टेस्ट देना, बढ़िया तरीके से आप पुस्तक पढ़ना, और यहाँ तो पढ़ ही रहे हो। ठीक है, तो चलो अब मैं आता हूँ सीधे टॉपिक के ऊपर। देखो विद्यार्थियों, राजस्थान का एकीकरण पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको फिर से समझाना चाहूँगा। फिर से का मतलब यूँ बोल रहा हूँ कि मैं लगभग आपको एकीकरण तक की कहानी पूरी पढ़ा चुका हूँ, है ना। 1857 की क्रांति में और प्रजामंडल आंदोलन में, किसान आंदोलन में हमने देखा कि किस प्रकार से शासक हो या अंग्रेज हो, किसानों का ज़बरदस्त तरीके से शोषण कर रहे थे, किसानों पर अत्याचार कर रहे थे। आम आदमी त्रस्त था और शासक वर्ग और अंग्रेज बड़े ही ऐश और आराम की ज़िंदगी ये लोग जी रहे थे। ऐसी स्थिति में आंदोलन होना स्वाभाविक था, विद्रोह होना स्वाभाविक था, और आंदोलन हुए, विद्रोह हुए, क्षमा याचना भी हुई, कुछ क्रांतिकारी घटनाएं भी हुई, कुछ जो है गोलीबारी भी कहीं पे हुई। ठीक है, विभिन्न माध्यमों के चलते, और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, यह बात आप सब जानते हैं। उसके बाद समस्या ये थी कि अब शासन कौन करेगा। रियासतें क्या स्वतंत्र रहेंगी, रियासतें क्या कोई एक समूह में बन जाएंगी, या जो अंग्रेज़ों के अधीन जो क्षेत्र था जिसको हम ब्रिटिश भारत बोलते थे, उसका क्या होगा। तो इन तमाम सारे सवाल थे, और अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ादी देने में इतना जो समय लगाया, उसके पीछे अंग्रेज़ों का एक ही इंटेंशन था। अंग्रेज़ यही कहते थे भारतीयों से कि हम तो आपको आज ही छोड़ के चले जाएंगे, पर यहाँ भारत में शासन करेगा कौन, ये तो बताओ। भाई राजा शासन करेंगे, या कोई यहाँ पे लोकतंत्र होगा, या राजतंत्र होगा, या कुलीन तंत्र होगा, क्या होगा। हम किसको शासन सत्ता सौंप के चले जाएं, या हम जाएं तो क्या ऐसे ही छोड़ के चले जाएं कि भाई आप कटो मरो फंसो, हमें कोई मतलब नहीं है, हम जा रहे हैं, बस हमारी शासन व्यवस्था को उठाकर हम, मान लो हमारा पूरा प्रशासन उठा के हम चले गए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे राजा लोग अपनी खींचेंगे, जो लोकतंत्र की इच्छा रखते हैं वो लोग अपनी खींचेंगे, फिर आपस में आप कट कट के मरोगे, लड़ोगे, फंसोगे। हिंदू अलग अपना राग अलापेंगे और मुसलमान भाई अपना राग अलापेंगे। क्या होगा आप लोगों का। आप लोग कोई एक निश्चित शासन व्यवस्था दीजिए कि फलां व्यक्ति शासन करेगा, ये हमारी शासन व्यवस्था रहेगी। ये सब बात अंग्रेज कहते थे। तो अंग्रेज कहते थे कि इस प्रकार कहते हैं, आप एक सिस्टमेटिक ढंग से और एक शासन व्यवस्था यदि आप हमारे समक्ष रखो जिस पर संपूर्ण भारतीय या अधिकांश भारतीय सहमत हों, तो हम आपको शासन सत्ता सौंप के चले जाएंगे, क्या दिक्कत है। अंग्रेज ये बात कहते थे, और वास्तव में बात भी सही थी कि भाई बिना
कोई एक सिस्टमेटिक ढंग के अंग्रेज किसको शासन सत्ता सौंप कर जाते, ठीक है। तो ये सारी बात थी, मगर अंततः ये बात डिसाइड हुआ कि भारत का विभाजन किया जाएगा और दो पत्र जारी किए माउंटबेटन ने। एक था एक्सेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और एक था मतलब यथास्थिति पत्र, और एक था विलय पत्र। दो प्रकार के पत्र जब भारत आज़ाद हुआ तब जारी किए गए थे, ठीक है। और उसमें ये व्यवस्था की गई थी कि जो रियासतें, ब्रिटिश भारत तो भारत संघ में शामिल होगा ही होगा, है ना, और भारत का विभाजन भी तय कर दिया था। ब्रिटिश जो क्षेत्र था जिस पर अंग्रेज शासन करते थे वो तो भारत संघ में शामिल होगा ही होगा, मगर रियासतों का क्या होगा, उसके लिए अंग्रेजों ने यह व्यवस्था की कि जो रियासत जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, वह 1 वर्ष की उस रियासत की आय 1 करोड़ रुपए से अधिक हो, वह रियासत चाहे तो स्वतंत्र रह सकती है और चाहे तो भारत संघ में शामिल हो सकती है, ठीक है। अन्यथा, और इस आंकड़े को नहीं छूने वाली जो रियासतें थी वो स्वतः ही समाप्त मानी जाएंगी और उनका भारत संघ में विलय माना जाएगा। यह व्यवस्था की गई, ठीक है। तो इस व्यवस्था करने के बाद से जो आगे की जो प्रोसेस थी कि भाई जैसे मान लो राजपूताने की, जैसे क्या राजपूताने की 4 ही रियासतें ऐसी थी जो इस श्रेणी में आती थी, जिसमें 10 लाख की जनसंख्या थी और 1 करोड़ रुपए से अधिक उनकी वार्षिक आय थी। बाकी की सारी रियासतें ऐसी थी जिनको स्वतः समाप्त मान लिया गया, ठीक है। अब लेकिन स्वतः समाप्त मानने से ऐसा तो होगा नहीं कि शासक जो है वो अपने सरेंडर कर दे तुरंत और मान ले कि चलो ठीक है हम भारत संघ में शामिल हो जाएंगे। भाई कौन चाहेगा कि मैं राजा हूं तो मैं राजा ना बन के रहूं, मैं आम आदमी बन जाऊं, कोई नहीं चाहेगा ना। तो ऐसी समस्या में इन सबको एक करना, मतलब भारत संघ में शामिल कर देना, ये बड़ा मुश्किल काम था। और यह जो काम किया, यह काम ही एकीकरण कहलाता है ना। आप समझे होंगे कि एकीकरण क्या था, है ना। देखो मैं एक बार और थोड़ा सा एक ब्रीफ में समझाना चाह रहा हूँ आपको इसकी परिभाषा को, एकीकरण की परिभाषा को। वैसे तो आप सब समझ ही रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को यह सांत्वना दे पाऊंगा कि मैंने आपको समझा दिया है। बाकी आपको पता है कि एकीकरण क्या है ना। देखो भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत 2 हिस्सों में बटा हुआ था, आपको पता होगा कौन कौन से 2 हिस्सों में था। एक तो था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भारत, ठीक है। एक तो था ब्रिटिश भारत, है ना। एक तो क्या था, ब्रिटिश भारत था, जिस पर कौन शासन करते थे, अंग्रेज शासन करते थे। और एक थी रियासतें, है ना। तो रियासतें उस समय भारत में कुल 565 रियासतें हुआ करती थी। राजपूताने की बात करूं तो 19 रियासतें प्लस 3 जो है ठिकाने प्लस एक यूटी था, है ना, यूनियन टेरिटरी था। तो इस प्रकार से कुल जो है 23 जो है राजनीतिक इकाइयां राजपूताने में भी उस समय थी। तो इन 23 जो, मैं अब राजस्थान की बात कर रहा हूँ स्पेशली, इन 23 जो राजनीतिक इकाइयां थी, इसमें से केवल 4 राजनीतिक इकाई ऐसी थी जिसमें मैं जयपुर की बात कर लेता हूँ, जोधपुर की बात कर लेता हूँ, उदयपुर की बात कर लेता हूँ, और एक थी बीकानेर, ठीक है। ये 4 रियासतें ऐसी थी जो भारत संघ में शामिल न होकर स्वतंत्र रह सकती थी, ठीक है। ये स्वतंत्र रह सकती थी, बाकी की सभी रियासतों को भारत संघ में शामिल होना था। ऐसी घोषणा कर दी साहब, किसने, लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषणा की कि ऐसा होगा, ठीक है। और जो प्रतिष्ठित वर्ग था हमारे, वो तो मान बैठा कि ठीक है ये व्यवस्था ठीक है, मतलब इस व्यवस्था पे सभी सहमत हुए थे, अधिकांश लोग सहमत हुए थे, ये मान सकते हैं आप। लेकिन अब देखो बाकी की जो ये 23 जो एक तरीके से राजनीतिक इकाइयां हैं, उसमें से 4 ही स्वतंत्र रह सकते थे। ये तो इनको तो ये अधिकार था कि वो सिग्नेचर करें तो करें, वरना स्वतंत्र भी रह सकते हैं, पाकिस्तान में जा सकते हैं, भारत संघ में मिल सकते हैं या स्वतंत्र रह सकते हैं, ये सब व्यवस्था थी। लेकिन अन्य जो थे 4 के अलावा, 23 में से 4 हटा दो तो हम माने 19 जो राजा थे उनकी अपनी सेना थी, अपने झंडे थे, अपने खुद के कानून थे। तो वो क्यों है जो भारत संघ में शामिल होना चाहेंगे या पाकिस्तान संघ में शामिल होना चाहेंगे, वो किसी की अधीनता क्यों स्वीकार करेंगे, ये एक बड़ी समस्या थी। तो इन सबको एक संघ में लाने के लिए जो प्रक्रिया चली, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एकीकरण की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे।
तो बस ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ही हम पढ़ेंगे और इस प्रक्रिया में ही पूरा एकीकरण कर देंगे हम। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ और अब हम थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से और समझते हैं कि ये जो राज्य रियासतें बनी, इसमें शासन व्यवस्था सिस्टम कैसे चल रहा था, उसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे तो मैंने आपको बता रखा है पहले भी कि भारत में क्या सिस्टम था। जैसे अंग्रेज जो आए तो अंग्रेजों की सबसे बड़ी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की जो पूरा भारत था उस समय तक, भारत तो एक ही था, है ना। पूरे भारत पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इन्होंने क्या किया था कि आपको पता होगा कि एक यहाँ पे तो गवर्नर जनरल होता था, है ना। यहाँ पे कौन होता था? गवर्नर जनरल होता था, जो शासन करता था कंपनी के ऊपर। ठीक है, अब इन्होंने भारत के राज्यों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, जैसे राजपूताना के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना है तो एक एजेंट बना दिया, है ना। एक एजेंट बना दिया किसका? गवर्नर जनरल के प्रति। वो एजेंट जो था वो गवर्नर जनरल के प्रति सीधा उत्तरदायी होता था, है ना। तो उसको बोलते थे एजेंट टू गवर्नर जनरल, है ना। तो यहाँ पे एक एजेंसी बना दी, है ना। ये क्या बना दी गई? एजेंसियां बना दी गई थी, एजेंसी। और इस एजेंसी पे एक एजेंट टू गवर्नर जनरल बना दिया गया था, है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नीचे एजेंसियां हुआ करती थी। जैसे संपूर्ण राजपूताने में एक ही एजेंसी थी, राजपूताना एजेंसी, है ना। ये मान लो ये कौन सी है? ये राजपूताना एजेंसी है ना। राजपूताना एजेंसी है, ये राजपूताना एजेंसी है। ऐसे ही भारत में अन्य एजेंसियां बनाई गई थी सभी राज्यों में। ठीक है, उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपना एक एजेंट अंग्रेजों ने नियुक्त किया, जो एजेंट टू गवर्नर जनरल कहलाता था। क्यों? क्योंकि ये सीधा गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होता था। ठीक है, अब पूरा राजपूताने के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना इस एजेंट के लिए भी बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि राजपूताने में भी 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था, अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा के ऊपर तो गवर्नर का सीधा नियंत्रण था ही, लेकिन बाकी के जो 22 थे वो कैसे थे, उनके ऊपर शासन कैसे करें? तो इसके नीचे भी जो है रेजिडेंसियां बना दी गई। इसके नीचे क्या बना दी गई? रेजिडेंसियां बना दी गई। ठीक है, इसके नीचे क्या बना दी गई थी? रेजिडेंसियां बना दी गई थी। ठीक है, और रेजिडेंसी में अपना एक एजेंट इन्होंने भी नियुक्त किया, वो क्या कहलाता था? पॉलिटिकल एजेंट कहलाता था। ये पीए कहलाता था, पॉलिटिकल एजेंट होता था। और ये रिपोर्ट किसको देता था? गवर्नर जनरल को देता, ये सॉरी एजीजी को देता था, और एजीजी रिपोर्ट गवर्नर जनरल को देता था। इस प्रकार से इनकी रिपोर्ट चलती थी। और ये जो रेजिडेंसियां थी, ये पूरे राजपूताने में 9 रेजिडेंसियां मैंने आपको लिखाई हैं ना, 9 प्रकार की इकाइयां थी। इस प्रकार की मैंने आपको 1857 की क्रांति जब पढ़ाई थी तब मैंने बताया था कि मेवाड़ रेजिडेंसी, मारवाड़ रेजिडेंसी, है ना, ऐसे हाड़ौती टोंक रेजिडेंसी, इस प्रकार से मैंने करवाया आपको ना। ऐसे पूर्वी रेजिडेंसी, है ना, भरतपुर रेजिडेंसी, ये करवाया था मैंने, जयपुर रेजिडेंसी। इस प्रकार से टोटल 9 करवाई थी, है ना। तो राजपूताने की जो टोटल रियासतें थी वो कुल 9 रेजिडेंसियों में बटी हुई थी, है ना। ये मैंने आपको करवा दिया था। ठीक है, और अब ये 9 रेजिडेंसियां जो थी, इनको भी इनके अधीन आते थे प्रिंसली स्टेट, है ना। इनके अधीन क्या आते थे? प्रिंसली स्टेट आते थे। और प्रिंसली स्टेट में भी इन्होंने एडवोकेट एजेंट नियुक्त कर रखे थे, है ना। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। इसके नीचे कौन आते थे? प्रिंसली स्टेट, मतलब राजपूताने की जो रियासतें थी उनको प्रिंसली स्टेट का बोला जाता था, प्रिंसली स्टेट बोला जाता था। और यहाँ पे जो नियुक्ति कर रखी थी पॉलिटिकल, मतलब एक अंग्रेजों ने अपने अधिकारी की, वो एडवोकेट एजेंट कहलाता था। और ये रिपोर्ट पॉलिटिकल एजेंट को देता था। देखो, इस प्रकार से जनता की रिपोर्ट गवर्नर तक पहुंचती थी, है ना। ये शासन व्यवस्था में बता रहा हूँ। और ये जो प्रिंसली स्टेट थे ये 2 प्रकार के थे, है ना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जो प्रिंसली स्टेट थे ये 2 प्रकार के थे। एक तो थे सैल्यूट स्टेट, है ना, एक तो थे सैल्यूट स्टेट, है ना। ये सैल्यूट स्टेटों में तो 19 रियासतें थी, 19 सैल्यूट स्टेट में तो क्या थी? 19 रियासतें थी, 19 रियासतें। और ये था नॉन सैल्यूट स्टेट, है ना, नॉन सैल्यूट स्टेट। नॉन सैल्यूट स्टेट में जो है 3 ठिकाने आया करते थे।
है ना, सैल्यूट स्टेट और नॉन सैल्यूट स्टेट। इस प्रकार से ये कुल 22 रियासतें एक तरीके से हो गई है ना, 22 राजनीतिक इकाइयाँ हो गई। और एक यूनियन टेरिटरी था, यूनियन टेरिटरी था, यूटी था, अजमेर मेरवाड़ा, है ना, अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा जो था ये यूनियन टेरिटरी था, जिस पर सीधा गवर्नर जनरल का शासन हुआ करता था। जैसे केंद्र शासित प्रदेश जो होता है ना, वहाँ पे आज भी गवर्नर नहीं होता, उप गवर्नर होता है। क्यों? उसकी गवर्नरी का काम केंद्र करता है सीधा, है ना। जैसे दिल्ली है, केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली में गवर्नर नहीं होता, वर्तमान में भी नहीं होता, वहाँ पे उप गवर्नर होता है ना, उपराज्यपाल होता है। ठीक है, तो वहाँ पे गवर्नरी का काम कौन करता है? डायरेक्ट टू जो सेंट्रल गवर्नेंस है वही देखती है। ठीक है, तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था भारत में उस समय में चल रही थी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ये पूरा सिस्टम था और इस प्रकार से यहाँ पे शासन व्यवस्था चल रही थी। ये पूरे 19 रियासतें अपना शासन करती थी, 3 स्टेट अपना शासन करते थे। इसके इनके अलावा जैसे जो एक केंद्र शासित प्रदेश था ये यूटी, इस पर सीधा गवर्नर का शासन था। और ये जो क्षेत्र था अजमेर वाला, ये कहलाता था ब्रिटिश भारत, है ना, जिसपे अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण था, वो तो कहलाता था ब्रिटिश भारत। और ये जो क्षेत्र थे ये कहलाते थे रियासतें। ठीक है, इस प्रकार से पूरा भारत 2 हिस्सों में डिवाइड था। अब इनको एक करने की जो प्रक्रिया थी, इनको भारत संघ में लाने की जो प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया हमको क्या कहलाती है? वो एकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे एकीकरण की प्रक्रिया क्या थी। ठीक है, तो विद्यार्थियों मैं इसको पहले 1857 क्रांति में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैंने फिर यहाँ पे केवल एक समझाने के हिसाब से पुनः उसका दोहरान आपको करवाया है। आप समझ गए होंगे पूरे सिस्टम को। आप इसको ऐसे कैसे उतार लें, या आपके दिमाग में बैठ गया होगा, उतार जरूर लेना, दिमाग में तो क्या ही बैठेगा, बैठा भी होगा पहले से, लेकिन फिर भी आप इसको उतार लेना। ठीक है, इसमें मैंने आपको पहले बताया भी है कि पहला जो एजेंट था वो मिस्टर लॉकेट को बनाया गया था ना, 1857 की क्रांति के समय जो एजेजी था वो पैट्रिक लॉरेंस था। ये सब बात मैंने आपको बताई हुई है। चलो अब हम बात करते हैं कि एकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है और कैसे कैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है। ठीक है, तो इसको आप उतारें, या आपने उतार लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ और हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, देखो जब भारत आज़ाद हुआ उससे पहले ही लॉर्ड माउंटबेटन ने यह घोषणा की थी। माउंटबेटन की जो घोषणा हुई वो 3 जून 1947 को माउंटबेटन घोषणा हुई। ठीक है, और माउंटबेटन ने यह घोषणा की कि अंग्रेज जो हैं वो 30 जून 1948 से पहले भारत को आज़ाद करके चले जाएंगे। ठीक है, मगर उससे पहले उन्होंने यह घोषणा की कि राजपूताने की जो रियासतें हैं, भारत की जो रियासतें हैं, टोटल 565 रियासतें उस समय हुआ करती थी, उनको विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे, है ना। और विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने का मतलब क्या था? विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने का मतलब था कि जिस रियासत ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं उस रियासत के विदेश संबंधी अधिकार, संचार संबंधी अधिकार और रक्षा संबंधी जो अधिकार हैं, ये तीनों अधिकार चले जाएंगे भारत संघ के अधीन, है ना। बाकी के अधिकार तो उसके पास ही रहेंगे, लेकिन ये 3 अधिकार भारत संघ ले लेगा, बस ये बात थी, है ना। तो एक तो ये था कि विलय पत्र पर सिग्नेचर करने थे। ठीक है, और एक पत्र और निकाला इन अंग्रेजों ने, जिसमें जिसको जो है हम यथास्थिति पत्र बोलते हैं। ठीक है, यथास्थिति पत्र बोलते हैं। उस पर वे रियासतें सिग्नेचर करती जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक व आय साल भर की 1 करोड़ से अधिक थी। ठीक है, तो इन दोनों पत्रों पर हस्ताक्षर करने थे, वो भी कब? भारत की आज़ादी से पहले। और आज़ादी कब देनी थी? अंग्रेजों ने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 से पहले भारत की सभी रियासतों को इन दोनों पत्रों में हस्ताक्षर करने हैं। जो रियासतें 10 लाख की जन आबादी रखती हैं और 1 करोड़ उनकी साल भर की आय है, उनको तो यथास्थिति पत्र पर हस्ताक्षर करने थे कि वो दोनों पत्रों पर हस्ताक्षर करने थे। वो यथास्थिति वाले में हस्ताक्षर करेगी तो वो यथास्थिति यानी कि वो जैसी है वैसी रहेगी, और यदि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करेगी तो उसका भारत संघ में विलय माना जाएगा। और जो इस प्रकार की स्थिति नहीं रखती, यानी कि 10 लाख की आबादी जिनकी नहीं है और 1 करोड़ साल की आय नहीं है,
तो उनको किसी पर भी हस्ताक्षर करने की आवश्यकता वैसे नहीं थी, उनको स्वतः ही भारत संघ में शामिल माना जाएगा, यह प्रावधान था। ठीक है, लेकिन समस्या वही थी कि स्वतः शामिल होना कौन चाहता था। ठीक है, तो यही बात थी। चलो इनको मैं यहाँ पे लिखता हूँ और फिर हम जो है धीरे धीरे समझते हैं। देखो थोड़ा सा आपको समय लगेगा यहाँ पे समझने में, लेकिन जब मैं लिखूंगा ना बात को तो फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एकीकरण, राजस्थान एकीकरण को समझने से पहले मैं थोड़ा भारत की स्थिति समझाना चाहूँगा ना। तो भारत की आज़ादी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आज़ादी व एकीकरण। आज़ादी व एकीकरण वाली बात को हम थोड़ा सा जो है समझते हैं। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि माउंटबेटन घोषणा। माउंटबेटन भारत की आज़ादी के समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे भारत के आखिरी अंग्रेज गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे। माउंटबेटन की घोषणा ये हुई थी 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को घोषणा में कहा गया था कि 30 जून 1948 तक अंग्रेज भारत को अपनी सत्ता सौंप देंगे, भारत को अपनी सत्ता सौंप देंगे। ठीक है, 3 जून 1948 से पहले अंग्रेज जो हैं भारत को अपनी सत्ता सौंप देंगे, यानी कि अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, ये तारीख तय की थी, लेकिन 15 अगस्त 1947 को इन लोगों ने आज़ाद कर दिया। इतना लंबा भी वो नहीं खींच पाए क्योंकि उस समय की स्थितियां अनुकूल ही नहीं थी, है ना। वो हम जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे ना उसमें मैं एकदम बेहतरीन तरीके से आपको बताने वाला हूँ, वहाँ पे बड़ा मज़ा आएगा। इस टॉपिक को बड़ा ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प टॉपिक है। चलो अब लेकिन अब देखो यहाँ पे सत्ता सौंप देंगे, लेकिन इन्होंने क्या कहा उससे पहले, यानी कि इस तारीख से पहले है ना, मतलब भारत के आज़ाद होने से पहले मगर इससे पहले भारत की सभी रियासतों कितनी थी, 565 रियासतें थी, है ना। 565 सभी रियासतों को 62 भी मिलता है ना, 62 भी मिलता है कहीं पर, है ना। वो 62 इसलिए मिलता है कि 62 रियासतों ने हस्ताक्षर किए थे, 3 ने नहीं किए थे, है ना। वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। भारत की सभी रियासतों यानी 565 को सभी रियासतों को विलय पत्र, इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, विलय पत्र ना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने थे। ठीक है, समझ गए होंगे आप कि इस तारीख से पहले अंग्रेजों ने घोषणा की कि हम इस तारीख से पहले भारत को आज़ाद कर देंगे, और उन्होंने ये कहा कि हम जब भारत को आज़ाद करेंगे तो उस तारीख से पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र पर सभी के हस्ताक्षर हो जाने चाहिए। इस पर हस्ताक्षर करने का तात्पर्य क्या था वो भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। देखो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने का, देखो इस पर हस्ताक्षर करने का तात्पर्य क्या था, मैं यहाँ पे लिखूंगा, इस पर हस्ताक्षर का तात्पर्य था कि रियासतों के रक्षा, संचार व विदेश संबंधी मामले भारत संघ के पास चले जाएंगे, है ना। मतलब इसमें क्या व्यवस्था की
कि जो भी विलय पत्र पर हस्ताक्षर करेगी, कोई भी रियासत जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करेगी, उसके रक्षा संबंधी मामले, संचार संबंधी मामले और विदेश संबंधी मामले, ये 3 मामले जो हैं वो भारत संघ के पास चले जाएंगे, है ना। जैसे मान लो जयपुर रियासत उस पर हस्ताक्षर कर रही है, ठीक है, तो जयपुर रियासत का यदि विदेश संबंधी कोई मामला फंस रहा है, मान लो ब्रिटेन के साथ फंस रहा है, अमेरिका के साथ फंस रहा है, चीन के साथ फंस रहा है, तो उसको भारत संघ उसका निपटारा करेगा। भारत संघ उसको अपनी समस्या मानेगा, अपना मामला समझेगा, है ना। जैसे अभी वर्तमान में हमारे जो, मान लो कोई भी बात हो जाती है विदेश के साथ किसी भी राज्य की, तो उसको केंद्र संभालता है ना। क्यों? क्योंकि वो केंद्र सूची का विषय है ना, और राज्य सूची के विषय में राज्य ही कानून बनाता है ना। ऐसी व्यवस्था थी। तो ठीक ऐसा सिस्टम ही यहाँ पे किया था कि भाई कोई ऐसा मामला है जो विदेश से संबंधित है, तो उसको केंद्र संभालेगा और खुद की व्यवस्था खुद देखो, है ना। तो मतलब यहाँ पे राजाओं को कुछ ऐसा लगा कि स्वायत्ता दी जा रही है ना, ताकि वो सिग्नेचर कर दें और मतलब कैसे बात बन जाए, इस प्रकार से ये प्रावधान किया गया था, ठीक है। एक बात तो ये रखी गई। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात यहाँ पे ये भी रखी गई कि जो एक तो ये हो गया, दूसरी बात ये थी, दूसरी बात मैं लिखूंगा वो यथास्थिति वाली। दूसरी बात मैं लिखूंगा जिन रियासतों की वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, जिन रियासतों की वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए तथा जनसंख्या 10 लाख, जनसंख्या 10 लाख थी, उन्हें यथास्थिति पत्र या विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने थे, ठीक है। इंडस्ट्रियल एग्रीमेंट बोलते थे इसको, इंडस्ट्रियल एग्रीमेंट, ठीक है। और यथास्थिति पत्र था ये, है ना, हिंदी में इसको यथास्थिति पत्र बोलते हैं। तो कहने का मतलब दो प्रकार के पत्र हो गए ये, ठीक है। तो ऐसी रियासत जो ये आंकड़ा रखती हो, है ना, ऐसी रियासत जो यह आंकड़ा रखती हो कि 1 करोड़ रुपए तो उसकी वार्षिक आय है और 10 लाख रुपए 10 लाख की जनसंख्या उसके पास है, वह रियासत यथास्थिति पत्र पर सिग्नेचर करके स्वयं को स्वतंत्र रख सकती थी, ठीक है। समझ गए होंगे आप। और ये आंकड़ा जो रियासत नहीं रखती, है ना, वह रियासत, उसको किसी पर भी वैसे सिग्नेचर करने की आवश्यकता नहीं थी। यथास्थिति पे तो सिग्नेचर कर ही नहीं सकती वो, उसके लिए तो ये था ही नहीं। उसके लिए बस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके शांतिपूर्ण तरीके से भारत संघ में शामिल हो जाओ। शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होगे तो आपको रियासत का दर्जा तो आपका समाप्त माना जाएगा, ये घोषणा करती थी, है ना। रियासत का मामला तो समाप्त माना जाएगा। तभी तो राजस्थान में एक बांसवाड़ा से एक शासक हुए थे, चंद्रवीर सिंह। उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर जो है हस्ताक्षर कर रहा हूँ, है ना। ये पंक्ति काफी बार पूछी गई है एग्जाम में, ठीक है, लिखेंगे हम आगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था थी, आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूं कि ये जो स्थिति है, यथास्थिति पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए राजपूताने की 4 रियासतें ही और एलिजिबल थी, ठीक है। ये बात मैं यहाँ पे लिखूंगा। वैसे मैं अभी बता चुका हूँ लेकिन फिर बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, ये ना स्थिति, यथा स्थिति है ये ना, यथा स्थिति पत्र, ठीक है। यथा स्थिति पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु राजपूताने की केवल 4 रियासतें,
4 रियासतें ही योग्य थी, ही योग्य थी, है ना। केवल 4 रियासतें ही योग्य थी। कौन कौन सी 4 रियासतें थी? मैंने अभी बताया आपको, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और एक बीकानेर। ठीक है, ये 4 रियासतें ही ऐसी थी जो 10 लाख की आबादी और 1 करोड़ रुपए वार्षिक अपनी आय रखती थी। इसलिए इन चारों को अधिकार था कि वो यथास्थिति पत्र पर हस्ताक्षर करके स्वयं को स्वतंत्र रख लें, अन्यथा राजपूतानी की सभी रियासतों को भारत संघ में शामिल होना था। ये फाइनल था। ठीक है, अब उनको एक करना कैसे था, उसके लिए ये बड़ी समस्या थी। ठीक है, तो इस प्रकार से अब उनको एक करने के लिए क्या किया, 5 जुलाई 1947 को 5 जुलाई 1947 को एक रियासती विभाग गठित कर लिया, ताकि इनका एकीकरण जो है बढ़िया तरीके से किया जा सके। ठीक है, 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग गठित किया और इन रियासतों को एक करने के लिए ये विभाग बनाया और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उनको रियासती विभाग का जो है अध्यक्ष बनाया गया और वीपी मेनन को सचिव बनाया गया। ठीक है, और इस प्रकार से देखो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। मैं इस बात को यहाँ पे लिखना चाहूँगा। इस प्रकार रियासतों का भारत संघ में विलय करने हेतु भारत संघ में विलय करने हेतु एक रियासती विभाग, याद रखना पूछते हैं, रियासती विभाग का गठन 5 जुलाई 1947 को किया, है ना। 5 जुलाई 1947, 5 जुलाई 1900, ये 1900 है ना, 5 जुलाई 1947 को किया, 5 जुलाई 1947 को किया, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा सचिव वीपी मेनन बनाए गए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रियासती विभाग गठित किया गया था 5 जुलाई 1947 को। अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, सचिव वीपी मेनन बनाए गए थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बड़ी ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात है विद्यार्थियों। वीपी मेनन ने एक पुस्तक भी लिखी थी, द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट। ये भी ध्यान रखना, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट ध्यान रखना आप। ठीक है, इनकी पुस्तक का क्या नाम है, वीपी मेनन की पुस्तक इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट ये वाली पुस्तक है, इसको आप ध्यान रखना है। ठीक है, और अब देखिए यहाँ से आगे कहानी में लिखता हूँ अगली स्लाइड पे, आप इसको उतारें विद्यार्थियों और हम आगे की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आपने इसको उतार लिया होगा। ठीक है, अब देखो विद्यार्थियों, ये इस प्रकार से रियासती विभाग गठित हो गया 5 जुलाई को और अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया, वीपी मेनन सचिव बने। उसके बावजूद भी एक भी रियासत ने आने वाले 20 दिनों तक, और एक भी रियासत ने सिग्नेचर नहीं किए आने वाले 20 दिनों तक, क्या और भी आगे तक सिग्नेचर नहीं किए। तब माउंटबेटन ने और आखिरी बार क्या, पहली व आखिरी बार जो है रेडियो के माध्यम से और एक उद्बोधन दिया जिसमें यह कहा कि जिसमें मतलब सभी रियासतों को जो है
हाँ, जिसमें सभी रियासतों को यही कहा था कि भाई अब आप अपना निर्णय दें, ताकि हम भी यहाँ से आप लोगों को जो है जिम्मेदारी सौंपें, सत्ता सौंपें। ठीक है, तो बड़ा एक संबोधन दिया था रेडियो के माध्यम से लॉर्ड माउंटबेटन ने। और जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस था उसकी आखिरी बैठक में यह संबोधन दिया था, है ना। उसके बाद से फिर रियासतों ने सिग्नेचर करने प्रारंभ किए थे। और भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 से पहले पहले तक भारत की जो 565 रियासतें थी उनमें से 562 रियासतों ने सिग्नेचर कर दिए। केवल 3 रियासतें ऐसी बची जिन्होंने सिग्नेचर नहीं किए थे, जिसमें एक कश्मीर थी, एक हैदराबाद थी और एक जूनागढ़ थी। ठीक है, इन 3 रियासतों ने सिग्नेचर नहीं किए थे, बाकी सारी रियासतों ने सिग्नेचर कर दिए थे। ठीक है, सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत बीकानेर की थी। बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने सबसे पहले 7 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, और आखिरी रियासत जो थी वो धौलपुर की थी, जिसके शासक उदय भानु सिंह ने 14 अगस्त को सिग्नेचर किए थे। ठीक है, तो ये था प्यारे विद्यार्थियों, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो हम लिखेंगे इस प्रकार रियासती विभाग, इस प्रकार रियासती विभाग के गठित होने के बाद भी 25 जुलाई तक किसी भी रियासत ने हस्ताक्षर नहीं किए। ठीक है, किसी भी रियासत ने जो है हस्ताक्षर नहीं किए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों किसी भी रियासत ने हस्ताक्षर नहीं किए, तब तत्कालीन वायसराय थे माउंटबेटन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा तब तत्कालीन वायसराय माउंटबेटन ने चैम्बर ऑफ प्रिंसेज, है ना, चैम्बर ऑफ प्रिंसेज, ये चैम्बर ऑफ प्रिंसेज है ना, ये नरेशों का मंडल था, मतलब राजाओं का। चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की बैठक के समय चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की बैठक के समय आखिरी बार, पहला भी था, है ना, इनका पहला भी था, आखिरी बार रेडियो के माध्यम से जो है एक भाषण दिया था ना, रेडियो के माध्यम से भाषण दिया, संबोधन दिया या भाषण दिया। ठीक है, इसके बाद, इस भाषण के बाद जो है रियासतों का सिग्नेचर किया जाना प्रारंभ हुआ, और लगभग सभी ने जो है यहाँ पे सिग्नेचर कर दिए थे। ठीक है, इसके बाद 562 रियासतों ने आज़ादी से पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, 3 रियासतें कौन सी थी जिन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए, तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये खतरे की घंटी है, रेड कलर से लिखना पड़ेगा। कश्मीर, हैदराबाद व जूनागढ़, ये तीन रियासतों ने
ये 3 रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए, ठीक है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एकीकरण का दौर आरंभ हुआ और इस प्रकार से पूरा भी हुआ था, ठीक है। अभी ये पूरा नहीं हुआ है अपना, तो अब राजस्थान में किस प्रकार से प्रक्रिया चली उसको पढ़ेंगे। इसमें भारत के भी एकीकरण में काफ़ी लंबी प्रक्रिया रही थी। वल्लभ भाई पटेल की ही ये योग्यता थी कि वो इतना महान कार्य कर पाए, वरना बड़ा मुश्किल काम था। आप सोचिए एक राजा को मनवाना, वो भी इस शर्त पर कि वो उसका राजपद छीन रहा है और उसके ऊपर कोई और शासन करेगा, कैसे मना पाओगे आप? वो भी 562 को, 1 2 4 5 राजा हों तो भी कुछ बात बने, लेकिन 565 राजाओं को मना पाना, जिसमें से 562 तो मान गए। और मतलब कैसा जादू बिखेरा होगा ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ही जानते हैं। उनकी उस महानता को हम शब्दों में आंक ही नहीं सकते। अब देखिए सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए, मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले हस्ताक्षर। सबसे पहले जो हस्ताक्षर किए वो 7 अगस्त 1947 को बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह, बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने किए, शार्दुल सिंह ने, ठीक है। किस पर? विलय पत्र पर हस्ताक्षर सबसे पहले इसने किए और सबसे बाद हस्ताक्षर, सबसे बाद में जो हस्ताक्षर किए वो 14 अगस्त को किए थे। 14 अगस्त 1947 को, भारत की आज़ादी की जस्ट रात, उससे पहले की रात को ना, 14 अगस्त 1947 को धौलपुर के उदय भानु ने, है ना, धौलपुर के उदय भानु ने किए थे, ठीक है। और 9 अगस्त को जो है, 9 अगस्त 1947 को किए थे हमारे जोधपुर के महाराजा हनुवंत सिंह ने, है ना, हनुवंत सिंह, ठीक है, हनुवंत सिंह ने। तो इस प्रकार से ये जो है सिग्नेचर हुआ, भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। और इसके बाद अब देखो, अभी तो ये सिग्नेचर हो गए हैं ना, सिग्नेचर हुए हैं, लेकिन अब जनता को और इस प्रकार से मिलाना, पूरा भारत संघ बनाना, ठीक है, और ये सारी जो प्रक्रिया चली, इस प्रक्रिया को ही एकीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। तो अब मैं यहाँ पे नीचे लिखना चाहूँगा कि इस प्रकार 565 रियासतों को भारत संघ में शामिल करने की प्रक्रिया को एकीकरण कहा जाता है, एकीकरण कहा जाता है, ठीक है। इस 565 में जो है यूनियन टेरिटरी भी शामिल था, है ना, यूटी भी शामिल थे इसमें ना, सॉरी अलग थे, यूटी अलग थे इसमें ना। 565 रियासतें थी, यूटी अजमेर मेरवाड़ा था, एक ही था, है ना, यूटी, तो ठीक है। तो ये इस प्रकार से था। अब देखो ये एकीकरण की प्रक्रिया जो चली, ये ऐसा नहीं था कि 1947 के बाद ही चली थी, उससे पहले भी राजपूताने में मेवाड़ के जो शासक थे भूपाल सिंह, उन्होंने एक संघ पहले भी बनाना चाहा था, है ना। उसने 22 राजाओं का एक सम्मेलन बुलाया था करीब 25-26 जून 1946 को, है ना, जिसमें मालवा के शासक थे, कुछ गुजरात के शासक थे, कुछ राजपूताना के थे, और उन सबको मिलाकर एक राजस्थान संघ बनाने की बात उसने पहले ही सोच ली थी, लेकिन असफल हुआ। जयनारायण व्यास ने उसका विरोध किया। उसके बाद उन्होंने जो है के.एम. मुंशी को अपना संवैधानिक सलाहकार बनाते हुए मई 1947 में फिर एक सम्मेलन बुलाया, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे, ठीक है। तो ये बात भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं कि एकीकरण पूर्व
जो प्रयास किए गए थे ये संघ बनाने के, उनकी मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो राजस्थान संघ बनाए जाने की बात की गई थी एक तो ना, राजस्थान संघ। ठीक है, राजस्थान संघ बनाने की बात कब किसने की थी? ये बात की थी मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने, भूपाल सिंह ने। ठीक है, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने यह राजस्थान संघ बनाना चाहा और इसके लिए क्या किया? 25-26 जून 1946 को सम्मेलन बुलाया था, है ना, सम्मेलन बुलाया, जिसमें कितने शासक आए? 22 शासक आए थे। 22 शासक कहाँ कहाँ से आए थे? ये 22 है ना, 22 शासक मालवा के थे, गुजरात के थे और राजस्थान के थे। ठीक है, मालवा, गुजरात और राजस्थान के 22 शासकों का सम्मेलन था, मगर यह असफल रहा था ना, असफल रहा, असफल रहा। क्यों? जयनारायण व्यास ने विरोध किया रहा। जय नारायण व्यास ने विरोध किया। ठीक है, जयनारायण व्यास ने विरोध किया। इसके बाद जो है इसने पुनः मई 1947 में, मई 1947 में सम्मेलन बुलाया, सम्मेलन बुलाया। ठीक है, सम्मेलन बुलाया, असफल रहा, ये भी असफल रहा था। ठीक है, ये भी असफल रहा था। इसने जो अपना जो संवैधानिक प्रमुख संवैधानिक सलाहकार बनाया था वो के.एम. मुंशी को बनाया था, ध्यान रखना ना, के.एम. मुंशी को संवैधानिक सलाहकार बनाया था भूपाल सिंह ने, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो एक तो बना था विद्यार्थियों मतलब राजस्थान के एकीकरण प्रारंभ होने से पहले ही ये संघ बनाने का प्रयास किया था, राजस्थान संघ बनाने का प्रयास किया था। ठीक है, एक हाड़ौती संघ बनाने का भी प्रयास किया गया, है ना, हाड़ौती संघ, हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया था कोटा महाराव भीम सिंह ने। ये किसने किया था? कोटा महाराव भीम सिंह ने। ठीक है, कोटा महाराव भीम सिंह ने किया था। ठीक है, कोटा महाराव भीम सिंह ने हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया, जिसमें बूंदी, झालावाड़ और कोटा शामिल थे, है ना, लेकिन असफल रहा था ये भी। बूंदी, झालावाड़ और कोटा ये शामिल थे तीनों। ठीक है, हाड़ौती संघ का प्रयास किया गया कोटा महाराव के द्वारा, और एक बागड़ संघ का भी प्रयास किया गया था ना, बागड़ संघ। ठीक है, बागड़ संघ का प्रयास बांसवाड़ा शासक ने किया था, बांसवाड़ा शासक चंद्रवीर सिंह थे। ठीक है, चंद्रवीर सिंह ने किया था। ठीक है, बांसवाड़ा शासक चंद्रवीर सिंह ने जो है बागड़ संघ बनाने का प्रयास किया गया था। तो ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये पहला था। ये तीन जो है संघ बनाने का प्रयास राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण प्रारंभ होने से पहले ही किए गए थे, लेकिन तीनों असफल रहे थे। ठीक है, अब विद्यार्थियों आप इसको बढ़िया तरीके से उतारें, और अब हम जो है यहाँ से आगे का पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।